सर मेरा एक डाउट है। जी बताइए। सर आपने बताया था कल कि अगर 64th नवमांश पे अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है बट वो बेनिफिक प्लैनेट हमारी कुंडली में फंक्शनल मेलेफिक है या उसकी डिग्निटी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल डेबिलिटेटेड है, तो हम उसको कैसे देखेंगे? मतलब हमें अपने चार्ट के अकॉर्डिंग डिग्निटी देख के ट्रांजिट देखनी है या? नहीं मैम, इसमें तो आप बेनिफिक मेलिफिक ही देखेंगे। अच्छा, अगर जुपिटर जैसे किसी की कुंडली में खराब भी है और ट्रांजिट कर रहा है तो ये माने कि अच्छा ही देगा? हम्म। अच्छा। अच्छा दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, आदमी को धार्मिक बना सकता है। अब वो आदमी को धार्मिक बनाने के लिए कैसे बनेगा आदमी धार्मिक? हाँ आदमी धार्मिक कैसे बनेगा शिवाकी जी? सर, वही मतलब डेप्थ तभी आएगी जब कुछ लाइफ में एक्सपीरियंसेस, हाँ, जब सिचुएशन डिमांड ऐसी करेक्ट करे। करेक्ट करेक्ट। तो कुछ कुछ ऐसा सिचुएशंस बन सकती है उसमें भी, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट तो दे सकता है क्योंकि सेंसिटिव पॉइंट है। हम्म। अ, छोटे लेवल पे आदमी का सोचने का नजरिया चेंज हो सकता है, आदमी का लाइफ के प्रति फिलॉसफी में चेंज आ सकता है। मरकरी ट्रांजिट कर रहा है, छोटा सा ट्रांजिट पीरियड है, हो सकता है आप कोई किताब मंगा लें अपने लिए, सेल्फ हेल्प, प्रॉब्ली, यू नेवर नो। जुपिटर जैसा प्लैनेट है, जुपिटर जैसा प्लैनेट ट्रांजिट करेगा वहां से, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में जिससे आप थोड़ा सा धार्मिक हो जाएं, या आपका इंक्लिनेशन आ जाए टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, हम्म। है ना, या थोड़ा सा। कार्मिक कॉन्शियस। ये हो सकता है। बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो क्योंकि ज्यादा दिन तक रहेंगे उधर, हम्म। तो वो ज्यादा लास्टिंग दिन तक कोई इफेक्ट आता रहेगा तो चेंज ला सकता है ना। एक दो दिन का, दो चार दिन का अगर कोई फीलिंग आ भी रही है, चार पांच दिन, टेम्पररी है, हाँ। तो वो फिर उसके बाद फिर आप वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई लास्टिंग रिजल्ट आ रहा है किसी का, लॉन्ग टर्म का कोई प्लानट रहने वाला है, अब आप देखिए कि 1.5 साल रहेगा राहु हाँ। एक राशि के अंदर। राहु केतु, यस। तो अगर 1.5 साल एक राशि के अंदर रहेगा तो 1 डिग्री पे कितने दिन रहेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम्म। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 550 दिन का ट्रांजिट है उसका, हम्म। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए 30 से, जी से, हाँ। है ना। इतने दिन का उसका ट्रांजिट है पर डिग्री, तो यहाँ 3.25 डिग्री की बात हो रही है, तो 3.25 डिग्री कितने दिन तक रहेगा? मान लीजिए अगर 15 दिन रहता राहु 1 डिग्री पे फॉर एग्जाम्पल, या 18 दिन रहता है 1 डिग्री पे। हाँ, 15 दिन लगभग। हाँ, 15 या 18 दिन 1 डिग्री पे रहता है, तो आप देखिए करीब करीब 50 दिन के करीब ऐसे हैं जो ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि 60 दिन के करीब, 2 महीने, 2 महीने का टाइम पीरियड ऐसा है कि, और 2 महीने कम नहीं है कोई आदत बदलने के लिए या कोई हैबिट डालने के लिए किसी तरह की। शनि का पीरियड और लंबा हम्म। है ना। तो इसलिए जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा लास्टिंग रिजल्ट्स दे देते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दे देते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी प्लैनेट से 64वां नवांश निकाल सकते हो आप, हम्म। कि कोई भी प्लैनेट किसी भी डिग्री पे है उससे आप 64वां नवांश कैलकुलेट करेंगे। अगर 64वां नवांश पे कोई मलेफिक प्लैनेट है, तो जिस प्लैनेट से आपने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है उसकी सिग्निफिकेशंस में कमी आ सकती है। अच्छा। ठीक है। जैसे वीनस से अगर 64वें नवांश पे केतु आ गया, हम्म। तो मैरिटल ब्लिस की कमी हो सकती है आदमी की लाइफ में। अच्छा, और ये हम सिंपल लग्न चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी। अब वो रेयर है कि किसी प्लैनेट से कोई प्लैनेट 64th नवांश पे हो। हर प्लैनेट से आप कैलकुलेट कर रहे हैं अगर, हम्म। तो जरूरी नहीं है कि निकले चार्ट में। ठीक। जी। अब आगे चलते हुए, एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, षडबल का। ठीक है। हाँ जी। षडबल अगर आपने सुना हो, तो
छह तरह के बल कैलकुलेट होने की बात हो रही है। हम्म। अब छह तरह के, ये बेसिकली क्या है कि एक स्नैपशॉट टेक्निक है टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। कि जो भी प्लैनेट को आप देख रहे हैं, जब आप उसको ये देखेंगे कि वो कितना स्ट्रांग रिजल्ट दे रहा है, कितना वीक रिजल्ट दे रहा है इन अंतरदशा, महादशा, जब किसी प्लैनेट की दशा को आप जज करने जा रहे हैं, तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी देखनी है कि षटबल में उसका स्कोर कैसा है। जो प्लैनेट षटबल में स्ट्रांग है वो स्ट्रांग रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है। हाँ जो जी। षटबल का, आप, आपकी ऐप के अंदर भी एक सेक्शन है। आप अगर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऐप के अंदर भी एक सेक्शन है जिसपे आपको षटबल में प्लैनेट की स्ट्रेंथ, वो रेटिंग के हिसाब से दिखा रहा है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ज़्यादा, कौन सा कम स्ट्रांग है। हम्म। दर्पण जी देख पा रहे हैं क्या आप? एस्ट्रो स्विच खोलिए। हाँ जी सर। षटबल पे आइए। जी सर। बार चार्ट टाइप दिया है। हम्म। तो ऊपर जो दिखा रहा है वो प्लैनेट दिखा रहा है, नीचे जो दिखा रहा है वो भाव दिखा रहा है। ठीक है। ष- षटबल प्लैनेट्स के लिए दिखा रहा है, और भाव बल जो है वो हाउसेस के लिए दिखा रहा है। अब बेसिकली रूल तो सारे वही लगाए हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस के। भाव बल के अंदर कौन सा भाव स्ट्रांग है, जिस भाव का लॉर्ड अगर एग्जॉल्ट हो जाएगा तो वो भाव स्ट्रांग हो जाएगा। अगर किसी भाव का प्लैनेट नीच हो जाएगा तो उस भाव को वीक माना है कंपैरेटिवली। अगर कोई भाव का लॉर्ड उसको देख ले हम्म। तो उस पे अगर दृष्टि आ रही है तो वो भाव स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप देखेंगे अपना हॉरोस्कोप और देखिए, समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से भाव स्ट्रांग है आपके हॉरोस्कोप में, और फिर एक बार षटबल देखेंगे और उससे एक बार मैच करके देखेंगे कौन सा भाव स्ट्रांग है और कौन सा भाव उसमें वीक आ रहा है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा ऑफ डिफरेंट प्लैनेट स्ट्रेंथ्स, कि किस प्लैनेट में कितनी स्ट्रेंथ है। षट बल, छह तरह का बल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। जैसे आप कोई भी डेटा पे, अगर आपने मान लीजिए पाइवट लगाया, और पाइवट लगा के आपने उसको टैबुलर फॉर्म में इजी देखने के लिए कि क्या ज़्यादा और क्या कम, उस तरह का प्रोसेस है। तो ये ज्योतिष का एक तरह से पाइवट टेबल है, जो आप बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर लगाते हैं और फिर देखते हैं। आप अपनी किताब खोलिए, 114 नंबर पेज। किताब है सबके पास? यस सर। यहाँ देखिए क्या बताता है आपको। ग्रह बल। ग्रह बल और स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट। ठीक। क्या क्या कैलकुलेट कर रहा है, मैं आपको खाली इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी और टीडियस है, हम्म। बट आई आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ताकि आपको ये मालूम रहे कि वो कैलकुलेट क्या क्या करता है। ठीक। इसका आइडिया आपको वैसे खुद भी लग सकता है कि प्लैनेट कहाँ पे है और उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। सबसे पहले देखिए क्या कैलकुलेट कर रहा है। सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा है स्थान बल। स्थान बल से क्या समझ रहे हो? हाउस प्लेसमेंट। अब स्थान बल के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं या सब बल हैं। एक हो गया उच्च बल, मतलब एग्जॉल्ट हो रहा है तो उसको अलग तरह से बल मिला है। एक है सप्त वर्ग। सप्त वर्गजा के, जब हम ये देखते हैं ना कि षोडश वर्ग आप देखते हैं,
तो षोडश वर्ग का मतलब 16 डिविजनल चार्ट्स। ठीक है। हम्म 16 वर्ग, तो उसको षोडश वर्ग बोलते हैं। अब उसके अंदर से कुछ सेट बना रखे हैं पराशर ऋषि ने, जिसमें सप्तवर्ग मतलब 7 डिविजनल चार्ट्स यूज किए हैं। 10 वर्ग मतलब 10 डिविजनल चार्ट यूज किए हैं। हम्म तो इसका मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे सेक्शन हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम इतने वर्गा चार्ट्स तो आप देख ही लो। करेक्ट। कि अगर आप सारे के सारे 16 वर्ग ना भी देखो तो कम से कम सप्त वर्ग आप जरूर देख लो। और फिर 10 वर्ग, 10 वर्ग मतलब 10 वर्गा चार्ट्स। जब हम विमशोपक बल कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरी बना रखी है। एक षडवर्ग जिसके अंदर 6 डिविजनल चार्ट, जिसमें एक है D1, फिर D2, D3, D9, D12 और D30। उसके बाद सप्तवर्ग में 7 डिविजनल चार्ट लेते हैं। षडवर्ग के आगे उसमें खाली एक D7 जुड़ जाता है, तो D1, D2, D3, D7, D9, D12, D30 सप्तवर्ग। 10 वर्ग में D1, D2, D3, D7, D9, D10, D12, D16, D30 और D60। और षोडश वर्ग में तो सारे के सारे हैं ही। हम्म। तो सप्तवर्ग बल मतलब कि इन 7 डिविजनल चार्ट्स के अंदर प्लैनेट कैसे कैसे प्लेस्ड है। जो उच्च बल में तो क्या है कि इसमें जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो षष्टियांशा में दे रहे हैं पॉइंट्स। और अगर कोई प्लैनेट उच्च का है तो उसको पूरे 60 षष्टियांशा दे रहे हैं। अगर सप्तवर्ग में अलग अलग तरह का बल कैलकुलेट किया है कि अगर कोई प्लैनेट सातों वर्ग में उच्च का है तो सब जगह से उसको 60 षष्टियांश मिल जाएंगे। अगर मूल त्रिकोण में है तो 45 षष्टियांश मिलेंगे। या फिर अगर एक चार्ट में उच्च का हो गया, एक में मान लीजिए कि मूल त्रिकोण में हो गया, एक में ओन साइन में है, तो ओन साइन में है तो 30 षष्टियांश मिलेंगे। अगर इंटीमेट फ्रेंडशिप है या किसी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड के हाउस में हो गया, जिसके अंदर आप ये देखेंगे नेचुरल फ्रेंडशिप और चार्ट में जो टेम्पोरल फ्रेंडशिप है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई प्लैनेट उस राशि के अंदर चला गया जो उसके मित्र की है या अति मित्र की है तो 22 पॉइंट मिलेंगे। अगर कोई मित्र की राशि में है तो 15 पॉइंट। अगर कोई न्यूट्रल में है तो 7.5। एनिमी के साइन में है तो 3.75। अगर अति शत्रु के भाव में है तो 1.875। तो इस तरह से पॉइंट्स बांटे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती कैलकुलेशन ना। हम्म। करते करते बहुत लेंदी प्रोसेस है ऑफ कैलकुलेटिंग शटबल। बट आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना कि क्या किस चीज को क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एग्जॉल्ट है अगर कोई प्लैनेट तो वो देख रहे हैं स्थान बल के अंदर। सप्तवर्गजा बल है। नेक्स्ट देखिए ओजा युग्मा या राशि बल है। तो ये बोल रहा है कि अगर वीनस और मून इवन साइंस में है राशि चार्ट के अंदर, और सन मार्स मरकरी जुपिटर सैटर्न ऑड साइन के अंदर है, तो सबको 15 षष्ठी अंशा का बल मिलेगा। ओजा युगमा नवांशा बल। तो बेसिकली नवांशा के अंदर आपको उनकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो आप डिटेल के अंदर आप इसको पढ़ लेना, इस चैप्टर को एक बारी, फॉर अंडरस्टैंडिंग।
मैं आपको ओवरव्यूज एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, इसलिए मैं चाह रहा था कि हम इसको एक बार बात कर लें। तो केंद्रादि बल पांचवा, और स्थान बल के अंदर छठा है द्रेकाना बल। द्रेकाना बल मतलब D3 चार्ट के अंदर क्या स्टेटस है प्लैनेट का। नाम से वैसे समझ में तो आ ही रहा है काफी कुछ, कुछ कुछ जो नहीं आ रहा वो इसमें एक्सप्लेन्ड है बहुत इजी तरीके से। तो हम्म, केंद्रादि बल क्या हुआ कि प्लैनेट्स लोकेटेड इन केंद्रा, उनको बढ़ रही है। 60 षष्टियांश मिले हैं। जो पन्फर भाव हैं उनके अंदर 30, अपोक्लिम भाव जो हैं उनके अंदर 15। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया ऑफ छठ षड बल। स्थान बल जिसको हमने बोला। उसके बाद दूसरा है दिग्बल। दिग्बल मतलब डायरेक्शनल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आपको पता है यस सर। सारे प्लैनेट्स की। हम्म। वो जितना उनसे दूर जाता जाएगा उतना कम वीक। होता जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि सूर्य को दिग्बल यहाँ है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे, यहाँ 0 पॉइंट मिलेंगे इसको, राइट। तो चाहे यहाँ से गुजरे चाहे यहाँ पे हो, कम होते जाएंगे पॉइंट्स सेम प्रोपोर्शन में। 180 डिग्रीज पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 60 है, और इससे एकदम 180 डिग्रीज पे 0 हो जाएगा। तो जितनी डिग्रीज कम होती जाएंगी आप उतना उस प्रोपोर्शन में पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर इज फॉर जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, सैटर्न, मार्स, सन। तो ये इनकी दिग्बल पोजीशन है या बेस्ट पोजीशन है, और हॉरोस्कोप के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शन वाइज इनकी प्लेसमेंट है। अब ये जितना उल्टा जाएंगे अपने से उतने इनके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। ठीक। ओके। 180 डिग्री, 180 डिग्रीज अपार्ट 0। उसके बाद दिग्बल के बाद काल बल। इसमें 9 कंपोनेंट्स हैं। नत उन्नत बल, पक्ष बल। पक्ष बल आप समझ रहे हैं कि यस सर। चंद्रमा ल्यूनर डेज। जब, हाँ, जब वैक्सिंग स्टेज में है तो ऑब्वियसली चंद्रमा वैक्सिंग में है तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर वेनिंग स्टेज में है तो उतना अच्छा नहीं है। त्रिभाग बल, अब्द बल, मास बल, ये कौन से महीने में जन्म हो रहा है आदमी का। उसके बाद वार बल, कौन से दिन पे आपका जन्म हो रहा है। जो जिस वार में आपका जन्म हुआ है उस वार का जो लॉर्ड है उसको ज्यादा षष्टियांशा मिले हैं पॉइंट्स, या उसको 45 षष्टियांशा मिले हैं, बाकियों को नहीं मिले, क्यों तो वो प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है। और ये हिंदी वाला वार है, ये रात को 12 बजे चेंज नहीं होता, ये सूर्योदय से सूर्योदय तक है। तो अगर आप संडे के दिन बॉर्न हुए हैं, मान लीजिए कि सुबह के 4 बजे, तो आप संडे को बॉर्न नहीं हुए हैं, आप शनिवार को ही बॉर्न हुए हैं। समझ रहे हैं बात। यस सर। उसके बाद होरा बल, कि कौन से प्लैनेट का हो रहा था जिस समय आप पैदा हुए। तो हर घंटे का कोई एक प्लैनेट, कोई एक प्लैनेट रूल कर रहा है, 24 घंटे में 24 हो रहा है। जिस सनराइज से स्टार्ट होता है, और जो वार है, जैसे अगर ट्यूसडे है तो पहला हो रहा मंगल रूल करता है, अगर संडे है तो पहला हो रहा सन सूर्य। रूल करता है। एंड 7 प्लैनेट्स किस स्कीम में है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा एक बार कि वो उसकी क्या कैलकुलेशन है। पूरा कैलकुलेट करना अ, आपको आ जाएगा, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। तो काल बल के अंदर आठवां है अयान बल। अब अयान बल क्या हुआ कि सूर्य या तो उत्तरयान में होता है या दक्षिणयान में होता है। तो जब आप केप्रिकॉन में सूर्य जाता है तो आप बोलते हैं कि देवता जाग गए हैं, हम उसको पॉजिटिव टाइम्स मानते हैं ना।
यस सर। तो सूर्य जो है वो उत्तरयान में होता है, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, और उसके अपनी जर्नी स्टार्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और जब कैंसर में जाता है सूर्य, तो उसके बाद दक्षिणयान में होता है। तो कैंसर से सैगिटेरियस तक, और केप्रिकॉन से देवोत्थान। जेमिनाई। जेमिनी जब खत्म करता है, तो सूर्य उत्तरयान में है। हम्म। और उसको अयान बल बोला गया है। उसके बाद युद्ध बल। तो अगर जो प्लैनेट कोई 1 डिग्री के अंदर आ जाता है, तो वो किसी किसी प्लैनेट के साथ, तो वो प्लैनेटरी वॉर में कंसिडर हो रहा है। और जो प्लैनेट पीछे है, वो प्लैनेट जीतेगा। तो आप उस प्लैनेट को, जो प्लैनेट पीछे है युद्ध बल में, उसको आप पॉइंट्स देंगे कि प्लैनेटरी वॉर में वो विजयी हो रहा है। उसके बाद चौथा बल है यहाँ पे चेष्टा बल। चेष्टा बल मतलब इंटेंट की पावर किस प्लैनेट में ज्यादा है। तो जो प्लैनेट वक्री है, या हाँ, आप बोले रेट्रोग्रेड है, उसके पास 60 षष्टियांश का बल है। अब ये सारे अलग 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 कैलकुलेट करके आपको, षटबल दिया। हाँ, आपको इनको कंसोलिडेट करना है, और कंसोलिडेट करने के बाद अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग बल मिला है। तो क्या है कि अपने आप में एक स्नैपशॉट टेक्निक है कि आपने अगर देख लिया कि कोई प्लैनेट है जो षटबल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए बैठा है, तो इसका मतलब वो आपके चार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। ठीक। तो राइट। आप उससे ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अकेली टेक्निक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसी को फिर फाइनल मान लें। ये इसको आप इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप प्लैनेट को स्ट्रांग मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ तो कंसिडरेशन में ले लेते हैं। लेकिन अगर जैसे हम बात करें कि कोई प्लैनेट है जो आपको षटबल में वीक दिख रहा है, लेकिन हॉरोस्कोप में वर्क उत्तम है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लैनेट है जो हॉरोस्कोप में वर्ग उत्तम दिख रहा है आपको, उसमें भी आप स्ट्रेंथ मानेंगे भले ही वो षटबल में 7वें नंबर पे आ रहा हो। तो ये खाली एक इंडिकेटिंग पैरामीटर है। आप, लेकिन क्या है कि फाइनल ना माने, और बाकी की पॉइंट, बाकी की चीजें भी देखिए, कि जैसे कि आप अष्टक वर्गा के अंदर भी भिन्नाष्टक में किसी प्लैनेट को कितने पॉइंट मिले, वो देखना भी जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी होगा कि आप देखेंगे षटबल में प्लैनेट वीक है, लेकिन अष्टक वर्गा में भिन्नाष्टक में उसको 7 पॉइंट लिए बैठा है, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है प्लैनेट। तो या फिर वाइस वर्सा। तो ये सारे ना, ये सारे टूल्स हैं जो आप सारे साथ यूज करते हैं, जो आपको आप इनके कंसेंसस से रिजल्ट पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है, क्या नाम है इसका, शटबल। इसमें आपको एक ही नज़र में आपको पता लग जाता है एक प्लैनेट कितना स्ट्रांग है कि वीक है। उसके बाद नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल के अंदर इनहेरेंट पावर, तो इनहेरेंट पावर जो है वो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो सूर्य की है, और सैटर्न की सबसे कम है। तो सूर्य का जो नैसर्गिक बल है वो 60 है, लेकिन और सैटर्न का जो नैसर्गिक बल है वो 8.57 या 8.6 नैसर्गिक बल है। और इसी प्रोपोर्शन में अलग 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 प्लैनेट्स को अलग अलग तरह का बल मिला है, वो कैलकुलेट हो रहा है। छठा है दृग्बल। बस। दृग्बल है एस्पेक्ट का बल, कि किस प्लैनेट के ऊपर कितने एस्पेक्ट सारे हैं। और एक टेबल 119 नंबर पेज पे दिया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितने कितने डिग्री के डिस्टेंस पे कितना कितना बल कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है। 5, 7, 9, 1, 7 एक्सेस, 30, 3, 7, 10, या
4, 7, 8 ये जो स्पेशल दृष्टियां हैं कुछ प्लैनेट्स की, यहाँ इन्होंने सबके लिए कैलकुलेट किया हुआ है ये। जैसे आप हम हमें पता है कि 3 हम स्पेशल प्लैनेट्स को स्पेशल दृष्टि मिली हुई है, सैटर्न, जुपिटर और मार्स। मार्स को। लेकिन यहाँ पे हर प्लैनेट के लिए इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर वो 30 डिग्री का आर्क है तो कितना, तो ये डिग्री के बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो हर प्लैनेट के पास किसका दीर्घ आ रहा है, तो 1/4 कौन देगा, 3/4 कौन देगा, ये आप देख रहे हो एस्पेक्ट ऑफ। नीचे आप देखेंगे तो रिमेनिंग प्लैनेट्स, आर्क 0 से 30, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड रिमेनिंग प्लैनेट्स। 3 प्लैनेट को तो आपको पता ही है कि उनको स्पेशल दृष्टि है। बाकी के प्लैनेट कितना देख रहे हैं, जैसे अगर किसी प्लैनेट से 270 डिग्रीज पे कोई प्लैनेट है, तो सारे के सारे प्लैनेट जो हैं 270 डिग्रीज पे 1/4 बल की दृष्टि देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 180 डिग्री पे पूरा फुल एस्पेक्ट है, तो उस एस्पेक्ट का 1/4 वो अपने से 10वें को भी दे रहा है। देख रहे हो आप? थोड़ा एक्नॉलेज करिए, यस नो। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं टेबल में? यस सर। ये रिमेनिंग प्लैनेट्स वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर एक जगह तो 0 to 30 नो एस्पेक्ट आ रहा है, उसके बाद 60 डिग्री पे 1/4 आ रहा है, और सैटर्न फुल एस्पेक्ट दे रहा है। अपने से तीसरे भाव को देखता ना, 60 डिग्री दूर, तो 60 डिग्री दूर, तो 2 साइन निकल जाते हैं बीच के। तो सैटर्न तो वहां फुल एस्पेक्ट दे रहा है। उसके बाद 90 डिग्री पे आप देख रहे हैं कि 3/4 जारी है दृष्टि। 90 डिग्री की क्या हो गया, फिफ्थ हाउस, राइट। राइट। 150 डिग्री पे कोई एस्पेक्ट नहीं आता, 180 डिग्री पे पूरा एस्पेक्ट आ रहा है सारे प्लैनेट्स का। 7th। 210 डिग्री पे 10वां 10वां। मार्स 8वां एस्पेक्ट जो दे रहा है 210 डिग्री पे, तो फुल है। बाकियों पे 3/4 है, 3/4 3/4 ये दोनों भी 3/4 दे रहे हैं, और रिमेनिंग प्लैनेट्स भी 3/4 दे रहे हैं। हम जनरली फुल फुल वाला देखते हैं ना सर, जब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिलेक्शन करते क्योंकि वो हम स्ट्रोंगर एस्पेक्ट देख रहे हैं ना। हैं। हम्म। लेकिन अब इससे आपको एक और बात पता लगती है, आपका दिमाग खुलता है कि ऐसा नहीं है कि 10वें घर को कोई प्लैनेट नहीं देख रहा है। हर प्लैनेट अपने से 10वें को भी देख रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा प्रभाव डालेगा, हम्म। राइट। हर प्लैनेट राइट। अपने से 5वें पे भी प्रभाव डाल रहा है। अगर आप 120 डिग्रीज आप देख रहे हो कि सारे प्लैनेट हाफ एस्पेक्ट कर रहे हैं 120 डिग्रीज पे, हम्म। तो ये अपने से 5वें को आप देखोगे तो ये एस्पेक्ट कर रहे हैं। जुपिटर फुल एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन हाफ एस्पेक्ट तो बाकी प्लैनेट भी कर रहे हैं। यस सर। 240 डिग्री पे देखिए, 240 डिग्री मतलब 9th हाउस हो गया। जुपिटर फुल एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन बाकी सारे प्लैनेट हाफ एस्पेक्ट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हर प्लैनेट से 159, हम्म। ट्राइन वाला। हाँ ट्राइन वाला, वो यहां से भी आया है। ठीक है। हम्म। इसी तरह 1/4 मतलब 1/4 दृष्टि हर प्लैनेट अपने से 10वें घर को भी कर रहा है। सैटर्न पूरी दे रहा है, और बाकी सारे थोड़ी वीक दृष्टि दे रहे हैं। इसके बाद आप देखें भाव बल, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 120। तो बेसिकली इन सबके कंसेंसस से बन के आपका षडबल कैलकुलेट हो रहा है। और थोड़ी सी क्या है कि टीडीएस कैलकुलेशन है षडबल की। लेकिन आपके पास टूल है, आप देख सकते हैं कि मैनुअली तो क्या ही कभी कैलकुलेट करेंगे आप।
मेरे को तो लगता नहीं कि किसी भी हॉरोस्कोप के लिए मैनुअली कैलकुलेट करेंगे आप। बट आपको मेरे को लगता है कि ये काफी यूजफुल लगेगा टूल। तो आप लोगों ने देखा कौन कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है आपके हॉरोस्कोप में? हम्म। सर कावेरा मैम, आप आपके पास मोबाइल ऐप है एस्ट्रोसेज? मैं यूजुअली लैपटॉप की पे ही देख रही होती हूँ, एस्ट्रोटॉक पे। बट मैं एस्ट्रोसिस देख लेती हूँ। आप एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लें एक बार प्लीज। एंड उसको आप जब फर्स्ट पेज पे होंगे, अपने बर्थ चार्ट वाले पेज पे, लग्न चार्ट पे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको षडबल का एक सेक्शन दिखेगा। जी। तो षडबल में ऊपर पहले उसने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग कैलकुलेशन और षष्टियांश में पॉइंट्स ना दिखा के उसने रेटिंग में दिखाया है आपके प्लैनेट्स को, कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपके चार्ट में और सबसे वीकेस्ट कौन सा है। ठीक। जी, मैं कर तो लेती और उसके बाद फिर भाव बल दिखाए हैं। तो भाव बल में स्ट्रॉन्गेस्ट भाव कौन सा हो रहा है आपके हॉरोस्कोप में, तो आप देखेंगे कि तो अगर कोई प्लैनेट किसी भाव का लॉर्ड उच्च का हो गया तो उस भाव में बल आ गया। अगर किसी प्लैनेट ने अपने भाव को देख लिया, उस भाव में भी बल आ गया। जिस भाव के ऊपर मल्टीपल दृष्टियां आ रही हैं वो भाव भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप ऐसे देखेंगे भाव बल तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्ट्रांगेस्ट भाव है। उस भाव के आपको स्ट्रांग रिजल्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में, हम्म। आप चाहें या ना चाहें। सर मेरा एक डाउट है। जी मैम। एक बार आपको याद है दर्पण ने भी पूछा था कि सन जनरली नंबर 1 पे दिखता है और आपने उस टाइम पे नैसर्गिक बोला था। तो यही रीजन है कि मतलब इनमें से एक चीज सूर्य को हमेशा ज्यादा मिलती है, उसके कारण वो मैक्सिमम चार्ट्स नहीं में। मैम, वो तो तुक्के की बात है कि नंबर वन पे दिख जाए, अच्छा। जरूरी नहीं है। मेरा तो नहीं दिखता। अच्छा। आप देख रहे हो कितने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम। राइट। आप इनको खोल खोल के देखना स्टार्ट करो, आप एक बार जरा मैनुअली बनाने की कोशिश करना अपने हॉरोस्कोप का, शाम हो जाएगी। हम्म। करने की कोशिश करो आप। सर क्या ही जरूरत है जब मतलब जनरल है ना। लेकिन नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ कि आपके पास टूल है एंड देयर इज नो पॉइंट री इन्वेंटिंग द व्हील, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए। देखिए, एक लेमैन में और आप में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। हाँ। आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि उसने क्या क्या कैलकुलेट किया है। अब आप जैसे अगर आपको भी टर्म सुनेंगे कि कोई प्लैनेट अति वक्री है, हम्म। ठीक है, या अति वक्र है, तो आप यहां देखेंगे पेज नंबर 119 पे आपको वक्री होने का भी अलग अलग आपको स्टेट दिखाई है। 8 स्टेट दिखाई है ऑफ वक्री। आपकी तो ऐप खाली एक चीज दिखा देती है, वक्री, हम्म। है ना। अब सूर्य और चंद्रमा तो वक्री नहीं होते, हम्म। तो उनको वक्री होने का बल नहीं मिलेगा। राइट। हम्म। यस। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के लिए क्या बल है? सूर्य के पास अयान बल है हम्म। और चंद्रमा के पास पक्ष बल है, तो वो कैलकुलेट हो रहा है उनके लिए। अब एक वक्र है, एक अनुवक्र है, या अति वक्री है, या ज्यादा फास्ट चल रहा है कोई प्लैनेट, उल्टा कोई विकल है, कोई मध्य है, कोई स्लो चल रहा है, कोई मंद है, कोई स्टिल दिख रहा है आपको प्लैनेट, तो वो मंद आप उसको बोल रहे हैं। कोई मंद तारा है, कोई शीघ्र है, कोई अति शीघ्र है। तो बेसिकली जब वापस रेट्रोग्रेशन से जब मार्गी होता है प्लैनेट हम्म। और अगर फास्ट चल रहा है तो आप उसे बोलेंगे कि शीघ्र है, या ज्यादा फास्ट चल रहा है तो अति शीघ्र बोल रहे हैं आप उसको। इसी तरह आपने वार बल भी कैलकुलेट किया, आपने होरा बल भी कैलकुलेट किया। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी दिन पे पैदा हुए हैं, किसी प्लैनेट का वार है, वो प्लैनेट थोड़ा तो एक्टिवेटेड होगा ही आपके हॉरोस्कोप में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो रोल प्ले करेगा ही। अब वो पंचांग का रोल आ गया आपके हॉरोस्कोप के अंदर, तो पंचांग को भी इन्होंने यूटिलाइज कर लिया कि आप किसके होरा में किसके वार पे पैदा हुए हैं। इसी हम्म। तरह तिथि का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तिथि का भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तिथि की क्या एनर्जी है। तो वो जिस तिथि पे आदमी पैदा हुआ है उसकी भी एनर्जी है आदमी के अंदर। नक्षत्र की तो एनर्जी है ही है,
लेकिन तिथि की भी एनर्जी है आदमी के अंदर, जो आदमी पैदा हुआ है। और इसी तरह आप एक और कॉन्सेप्ट भी है, ये जैसे योग का कॉन्सेप्ट है कि जब सूर्य और चंद्रमा के लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से आप योग कैलकुलेट करते हैं दोनों को ऐड करके, तो 27 योग हैं, है ना। और 27 योग अलग अलग तरह के योग हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो आप किस योग में पैदा हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अंदर एक शेषाद्री अय्यर सर की रिसर्च है कि हर योग से जुड़ा हुआ, अब जो पराशरी सिस्टम है रेगुलर, उसके अंदर तो योग जो है वो स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर देते हैं, और हर योग की एक एनर्जी बताई है। लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया पुष्य नक्षत्र से काउंट करना, और हर प्लैनेट को योगी प्लैनेट बोला, मतलब हर योग एक प्लैनेट को डिनोट कर दिया। और जिस भी आप योग में पैदा हुए हैं उससे रिलेटेड कोई योगी प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में, जो कि एक पॉजिटिव प्लैनेट है। अब वो भी एक रिसर्च है, वो भी अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं वो रिसर्च अय्यर सर की मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लेकिन ये शेडबल के अंदर भी अपने आप में क्या क्या कैलकुलेट हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो इन्होंने मोस्टली ज्यादातर चीजें ले ली हैं, कुछ छोड़ा है नहीं वैसे। लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने आपसे कह दिया कि अगर अष्टक वर्गा के अंदर पॉइंट्स का कुछ खेल है तो वहां भी डिफरेंस आ सकता है, तो उसको भी आपको कंसिडरेशन में लेना है। आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट सबसे स्ट्रांग है शेडबल में? सर सूर्य। सूर्य। हाँ जी। और सूर्य 10th लॉर्ड है आपका। हाँ जी, मेरा 10th लॉर्ड। ये तो बहुत जबरदस्त बात है कि सूर्य 10th लॉर्ड है आपका, उसकी दशा है कोई आसपास? नहीं सर, अभी तो शनि में केतु चल रहा है। ओहो। नहीं नहीं, तो अंतरदशा तो आने वाली है, चलो। 31 में आएगी सर, 31 में हाँ कोई दोनों बात आएगी। नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने कुंडली वगैरह तो सारी चीज खोल ली है। आप जहाँ कह रहे थे ना कि रेटिंग आई हुई है, वो आप रेट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप अभी कहाँ पे हैं, आपको क्या दिख रहा है? लग्न। लग्न। आपने लेफ्ट स्वाइप करेंगी तो क्या आएगा? नवांश। मून चलित, हाँ जी, नवमांश, यस। और स्क्रॉल करते जाइए। मून चलित, प्लैनेट्स, प्रोडिक्शंस, प्लैनेट सब चलित टेबल, बर्थ डिटेल्स, हम्म। पांचांग, अष्टवग्र, अष्टवर्ग, हम्म। काराकांक्षा, ओके। हमसा ट्रांजिट, षडबला। राइट। हम्म। या। अब यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे दिख रहा होगा, और प्लैनेट्स के आगे एक बार भी बना रखा है यस 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 ना, यस यस। द स्ट्रॉन्गेस्ट इन योर हॉरोस्कोप। तो उन्होंने एक ग्राफ की तरह दिखाया है आपको। जी। एंड सिमिलर इज फॉर द हाउसेस जो नीचे आप देखेंगे। So is it for the bar or is it for the number that is being written here? हाँ, तो नंबर ऑफ बार, तो वो आपको रेलेवेंस दिख ही रहा होगा, जिसका ज्यादा बड़ा बार है उसमें ज्यादा पावर है, और उसी तरह से रेटिंग दी हुई है उन्होंने। Okay. बट लेकिन इसमें जो बार है वो बहुत बड़ा मेरा सन का है। एंड सन पे नंबर वन लिखा हुआ है, सो यू आर टेलिंग मी कि ये नंबर वन प्लैनेट द आपका बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जी। दैट्स हाउ यू रीड इट। ठीक, ठीक है, ठीक है। दो दो लोग बस। हैं। सन। और मेरी महादशा चल रही है वैसे। मुबारक हो आपको। तो सन बाहर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है आपके। क्या बोल रहे हैं बा, अभिषेक? बाहर बड़ा है, नंबर छोटा है, तो बाहर से डिसाइड होगा या नंबर से? वही मैं तो बाहर पूछ रही थी। से, बाहर से। बाहर से। तो ऑलवेज बाहर। तब तो फिर मेरा भी सूर्य है। मैंने हर किसी का सूर्य खुद देखा है। Same with me. I've seen a सोचा lot है। of Surya. फिर कुछ गड़बड़। भाई मेरा तो नहीं है। मैं देख लेता हूँ आप लोग क्या देख रहे हैं और मैं क्या देख रहा हूँ। मेरे चार्ट में मार्स जो है, दैट इज नंबर 1। जी। बल्कि कहने को वो 12वें घर पे है।
मैम वो ओन उसमें हाउस बहुत में सारी है। चीजें कैलकुलेट हो रही है ना। एक तो देखिए उसके हाँ। पास बार बिल भी है। आई वॉज बोर्न ऑन द नाइट, मतलब बिटवीन ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो 12 बजे के बाद भले ही मेरा जन्म हुआ है, लेकिन उस दिन मंगलवार की रात थी। तो मंगल के पास तो वार बल भी आ गया ना मेरे हॉरोस्कोप में। हम्म आप किस किस दिन पैदा हो रहे हैं वो 60 षष्टियांशा तो उसके भी मिल रहे हैं ना। हम्म ओन साइन का भी है। वो प्लैनेट ओन साइन में है, और उसके बाद वो सप्त वर्ग में अलग अलग वर्गा में कहाँ गया है वो हम्म भी कैलकुलेट हो रहा है। अब देखिए, डायरेक्शनल तो स्ट्रेंथ से जो भी पास में जो है। लंबा इसके अंदर बार है उसके आगे नंबर डला हुआ है। हम्म सबसे बड़े बार में 1 लिखा है। जी। तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। सूर्य से स्टार्ट हो रहा है, वो सीक्वेंस है। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, वो सीक्वेंस है। सर मेरा तो वो है भी सबसे बड़ा, मतलब द बार इज हाँ ऑल्सो वो हाँ ठीक है। लार्ज। सेम। दर्पण जी, अब मैं आपकी कंफ्यूजन समझा सॉरी, कि सूर्य क्यों नंबर 1 आप बोल रहे हैं। सूर्य वो नहीं नहीं सीक्वेंस नहीं में पहले वो लिखा हुआ नहीं है। नहीं वो तो सर इसलिए नंबर। तो मैं नॉलेज रखता हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया ना। अभी एग्जैक्टली नहीं, लास्ट लास्ट टाइम में मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, अभी तो मुझे नहीं ध्यान में, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ों को। उस समय मैंने ये देखा था कि जुपिटर को उस लेवल तक आने के लिए ना, ही हैज टू डू मोर, लाइक उसको ज्यादा स्कोर चाहिए होता है। अब ये और बात ठीक है, सूर्य को कम क्योंकि स्कोर चाहिए होता है। हाँ जी तो दैट्स दूसरा, वाई सूर्य मंगल को नंबर वन आप मोस्टली केसेस में देखेंगे, और जुपिटर को आप थोड़ा पीछे ही देखेंगे। मे बी वो हाँ, ये करण बात था। ठीक है, ये बात ठीक है। आई थिंक अब सैटर्न भी है और जुपिटर भी है, हमेशा यूजुअली लास्ट लास्ट में रहते हैं क्योंकि इनको ज्यादा स्कोर चाहिए होता है। इनका बार क्योंकि सैटर्न का हो। नैसर्गिक बल आपको पता है सबसे कम है, हम्म तो बेचारे को सबसे कम नैसर्गिक बल मिला है। अब मैंने आपको इसीलिए ये बात बोली कि इसको आपने, ये बहुत अच्छा टूल है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू कंसिडर। ठीक है, आपको सिर्फ इसी को कंसिडर करके नहीं चलना है, आपको बाकी पैरामीटर्स पे भी जज करना है हॉरोस्कोप के एक प्लैनेट को। अब जैसे कोई प्लैनेट है जो आपके D10 चार्ट में, जो आपका प्रोफेशन का चार्ट है, उसके अंदर 10वें घर में है, ठीक, या लगन में है। अब ये सप्त वर्ग के अंदर तो D10 को कंसिडर कर नहीं रहे। समझ रहे हैं बात। सप्त वर्ग के अंदर ये D10 को कंसिडर कर नहीं रहे। जब वो प्लैनेट की दशा चलेगी आपको, आपका प्रोफेशन इंप्रूव होएगा ही होएगा। तो जनरली हम जिन प्लैनेट्स को अच्छा प्लैनेट मानते हैं, हम उन्हीं को अच्छा प्लैनेट मानते हैं जो हमारे को प्रोफेशनली बढ़ा रहे हो, हमारा स्टेटस बढ़ा रहे हो, राइट। आमतौर पे। और ये कंसिडरेशन में नहीं ले रहा उस बात को। समझ रहे हो आप बात। तो दिस इज नॉट दी ओनली टूल। और इसके अंदर देख के आपको एक इंडिकेशन तो मिल रही है ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि प्लैनेट की कितनी स्ट्रेंथ है कितनी नहीं है। इसके अंदर स्ट्रांग प्लैनेट जो है जब वो ऑपरेट करेगा तो स्ट्रांग रिजल्ट देगा फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है, देगा स्ट्रांग रिजल्ट। लेकिन जो प्लैनेट अगर इसके अंदर नहीं भी आ रहा है बट अदरवाइज अलग अलग पैरामीटर्स पे आप देखेंगे वो ऑपरेट करेगा, तो उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर। अब जैसे मेरे हॉरोस्कोप के अंदर क्या है कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, तो मरकरी अगर आप देखेंगे तो लास्ट है षडबल में, ठीक, 7वां नंबर सबसे छोटा। वो इसलिए भी है कि मरकरी मार्स की राशि में है, 1 नंबर राशि में। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मरकरी के अंदर बिल्कुल बल नहीं है मेरे हॉरोस्कोप में, वीक तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं तो बुद्धि और बेटर, या बुद्धि ठीक होती मेरी, अभी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे मेरे हॉरोस्कोप में तो वो वर्गोत्तम है। और एक आध दो जगह वर्गोत्तम नहीं है, वो सारे के सारे डिविजनल चार्ट में वर्गोत्तम है। वो हर डिविजनल चार्ट में 1 नंबर राशि में ही है। समझ रहे हैं आप बात। तो भी जी। उसमें स्ट्रेंथ है। और
इतना तो स्ट्रेंथ है ही कि अपने रिजल्ट डिलीवर कर पाए। तो वर्गोत्तम होना, और अब ये वर्गोत्तम होने को कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं। ये क्या पॉइंट दे रहे हैं, ये कहाँ पे बैठा है प्लैनेट अलग अलग वर्गों में, अपनी राशि में, मित्र की राशि में, एग्जॉल्टेड में। तो अच्छा हो जाएगा अलग अलग वर्ग में। लेकिन उन्होंने वर्गोत्तम को कंसिडर नहीं किया। वर्गोत्तम एक कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं आप बात? यस सर। फिर बाकी सारी चीजें तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसके अंदर भी क्या है कि इसके अंदर आपको पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं कि कितने पॉइंट इकट्ठे हुए हैं। तो अगर हो सकता है आपके चार्ट में सारे ही स्ट्रांग हो और छोटे छोटे पॉइंट से आगे पीछे हो रहे हो, या सारे ही प्लैनेट वीक हो, इससे तो हमको वो भी उतना स्ट्रांगली पता नहीं लग रहा है। तो ये खाली इंडिकेटिव है, बट स्टिल क्या क्या कंसिडर हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मतलब ऐसे ब्लाइंडली ना फॉलो करें, या उसको इस तरह से ना फॉलो करें कि इसमें कुछ भी आ रहा है तो आपको मालूम नहीं है। आप जितना थोड़ा डीप सोचेंगे इस बात को लेके कि किस किस बात की को इम्पोर्टेंस दी गई है, आप उनको अदरवाइज वैसे भी देख सकते हैं हॉरोस्कोप के अंदर। जरूरी नहीं है कि आप षडबली देखो, आप डायरेक्टली भी देख देख सकते हो उस बात को। दिग्बल आपको मालूम ही है, दिग्बल आपको मालूम चल गया कि किसके ऊपर ज्यादा दृष्टियां आ रही हैं। आपको वर्गा चार्ट्स के अंदर देखना है कि आप प्लैनेट को, कि किन वर्गा चार्ट्स के अंदर कितना अच्छा या कितना अच्छा नहीं, किन किन राशियों में, किन किन राशियों में नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट नॉट दी ओनली कॉन्सेप्ट टू फॉलो। तो ये मेरा सबमिशन है। अब कोई भी प्लैनेट जो दशा में ऑपरेट कर रहा है, आप उस अगर वो षडबल में स्ट्रांग है तो आप उससे उम्मीद लगा सकते हैं ऑफ स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स। एंड अगर षडबल में प्लैनेट स्ट्रांग है तो आप उससे थोड़े शुभ रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। यस सर। अब आइए दशा पे। कि दशा कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो दशा कैलकुलेट होने के लिए आपको चंद्रमा का नक्षत्र पता होना चाहिए कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है और चंद्रमा कितनी डिग्री पे है। तो आपके हॉरोस्कोप में मून जो है वो बहुत खास इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि चंद्रमा जहां है उससे ही आपकी लाइफ साइकिल डिसाइड हो रही है, या आप जो दशा का क्रम है, जो काल चक्र है जीवन का, वो चंद्रमा डिसाइड कर रहा है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई इस बात की कि चंद्रमा कहाँ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस प्लैनेट की दशा आपको एट बर्थ मिलती है वो काफी कुछ डिसाइड कर देता है आपकी लाइफ के बारे में ना, कि हम्म। ओवरऑल लाइफ आपकी कैसे चलने वाली है। वो भी एक तरह से आपको एक रोड मैप दे देता है वो प्लैनेट जो दशा में ऑपरेट करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसकी लॉर्डशिप, उसका उसकी प्लेसमेंट हॉरोस्कोप के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चंद्रमा की प्लेसमेंट से हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी दशा मिलेगी। कैसे डिसाइड करते हैं? तो चंद्र अगर एक नक्षत्र जो है, चंद्रमा जब किसी राशि में आप देखेंगे तो वो किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, ये हमें मालूम है। यस सर। यस साबिरा सर। मैम, ये पता है हमें कि जी। नक्षत्र और राशि तो पैरेलल चल रहे, जी। है ना। 12 राशि 27 नक्षत्र, लेकिन वो चल तो पैरेलल ही रहे जी। दोनों। तो अगर मान लीजिए 20 डिग्री का चंद्रमा है इन एरीज साइन, तो ये एरीज में तो है 20 डिग्री में,
बट दिस इज ऑल्सो इन भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का स्पैन शुरू होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स इन एरीज टू 26 डिग्री 40 मिनट्स इन एरीज। तो 13 डिग्री से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक एरीज साइन के अंदर भरणी नक्षत्र है। अब भरणी नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो वीनस है। ओके। ओके। तो अगर चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो आपको दशा एट बर्थ वीनस की मिलेगी। हम्म। दर्पण जी, ये क्लियर है आपको? आप जी लोगों सर, को ये कॉन्सेप्ट लगता है क्लियर है। पहले से पता होगा, क्लियर है। शिवाकी जी जी, अभिषेक जी को तो। हाँ हाँ सर। जी। तो दशा कैलकुलेट करनी आपको आती है। जी सर। तो अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट की का एक स्पैन है ऑफ अ नक्षत्र, और दशा अगर किसी भी प्लैनेट की, जो अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग दशा है, आपको कितनी बैलेंस ऑफ दशा मिलेगी विल डिपेंड ऑन द पाथ या ऑन द डिस्टेंस पर द दैट मून इज कवर्ड। पर तो अगर मान लीजिए 6 डिग्री 40 मिनट का मून है, या सेंटर में है किसी नक्षत्र के, तो 50% दशा जो है वो आप भोग चुके हैं जन्म से पहले, और बची हुई 50% जो दशा है वो आपको जन्म के बाद मिली है। सर इसको ले ऐसे मान सकते हैं कि हमने प्रीवियस बर्थ में ये कर लिया है नहीं मतलब। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। वो हम्म, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जिसका हमको मालूम नहीं है वो क्या हाँ। है ना। तो कितने टाइम की आपको दशा मिली है, दैट विल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ मून, कि चंद्रमा ने कितना स्पैन कवर किया है उस पर्टिकुलर नक्षत्र का। हर प्लैनेट को, हम जिस दशा स्कीम की बात कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं विमशोत्री। बहुत सारी तरह की दशाएं हैं ज्योतिष के अंदर। विमशोत्री दशा को आप बोल सकते हैं कि सबसे पॉपुलर दशा है, और ये यूनिवर्सली लगने वाली दशा है। 120 साल की दशा स्कीम है। पराशर ने खुद करीब 32 से ज्यादा दशाएं दी हैं, या 32 से ज्यादा टाइप ऑफ दशा स्कीम्स दी हैं। बट द मोस्ट पॉपुलर दशा, जिसके बारे में लोग भी बात कर रहे होंगे या आप लोग भी सुनेंगे, या कोई आप मोबाइल ऐप भी दिखाती है, या आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो व्हेन पीपल आर रेफरिंग टू दशा, इट मीन्स विमशोत्री दशा। विमशोत्री बाय इटसेल्फ मीन्स 120 ईयर्स, 120, सॉरी। तो 120 साल की दशा है, और विमशोत्री का मतलब ही है 120। ठीक। तो 120 साल की दशा स्कीम में अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग स्पैन मिला है टाइम, या अलग अलग पीरियड गवर्न करने के लिए मिला है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम केतु, क्योंकि केतु का नक्षत्र पहला नक्षत्र है नक्षत्र स्कीम में। केतु को 7 साल की दशा है। उसके बाद वीनस, वीनस को 20 साल की दशा है। उसके बाद सूर्य, सूर्य की दशा सबसे छोटी है। कितने साल की है दर्पण जी? सर 5 या 6 साल की, आई डोंट नो एग्जैक्टली। उसके बाद मून, मून। मून की दशा मून कितने 7 साल, साल की है? आई थिंक 7 साल। 10 साल 10। की दशा है। इसके बाद मार्स। मार्स, दैट इज ऑल्सो 7 ईयर्स। उसके मार्स के बाद बाद राहु शायद है। राहु, 18 ईयर्स। जुपिटर, जुपिटर। 16 ईयर्स। सैटर्न। मर्करी। सैटर्न की कितने साल की दशा है?
19 या 20। एंड देन मरकरी 17 ईयर्स। 20 साल। अब इसको कैलकुलेट करिए। 27, 33, 43, 50, 68, 84, 103, 120। ठीक। यस, नो। यस सर। ये प्लैनेट्स यस सर। को कितना पीरियड मिला है, दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो वीनस जो है हैज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सबसे लंबी दशा वीनस की है। सबसे छोटी दशा सूर्य की है दशा स्कीम के अंदर। अब और ये जो सीक्वेंस है ये नक्षत्रों की भी सीक्वेंस है। तो पहला नक्षत्र केतु रूल करता है। दूसरा नक्षत्र 27 नक्षत्रों की स्कीम में दूसरा वीनस, तीसरा सन, फोर्थ मून, फिफ्थ मार्स, सिक्स्थ राहु, देन जुपिटर, देन एट्थ सैटर्न एंड नाइन्थ मरकरी। तो ये 9 प्लैनेट्स हैं जो 27 नक्षत्रों को रूल करते हैं। तो फर्स्ट 9 नक्षत्र अश्विनी से लेके अश्लेषा तक, उनको ये प्लैनेट्स रूल करते हैं। और उसके बाद सेम सीक्वेंस में फिर अगले जो 10 से लेके 18 तक नक्षत्र हैं उनको भी यही प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं। और उसके बाद इन द सिमिलर सीक्वेंस 19 से लेके 27 तक भी यही प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं। तो नक्षत्र नंबर 1, 10 एंड 19 केतु रूल करता है। ठीक। ताबिरा मैम, ये समझ में आ रहा है आपको कि टोटल 27 नक्षत्र हैं। जी जी जी। 27 नक्षत्र में एक सीक्वेंस में ही ये 9 प्लैनेट्स उन नक्षत्रों को रूल करते हैं। तो पहला 10वां 19वां नक्षत्र केतु रूल करता है। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र वीनस रूल करता है। एंड सिमिलरली थर्ड नक्षत्र, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो जो नक्षत्राज हैं ये देखिए, ये नक्षत्रा सीक्वेंस है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ये यहां तक अश्लेषा तक एक चरण कंप्लीट होता है। 4 राशियां कंप्लीट होती हैं अश्विनी से लेके अश्लेषा तक। एरीज से स्टार्ट होके कैंसर तक ये एक चरण है। उसके बाद मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये दूसरा चरण है। मतलब लियो साइन से शुरू होके स्कॉर्पियो साइन तक। एंड देन फ्रॉम सैगिटेरियस टू स्पाइसेस। पाइसेस, ये तीसरा चरण है जिसके अंदर सेम प्लैनेट्स ही नक्षत्रों को रूल कर रहे हैं। तो 9, 9 और 9, 27 नक्षत्र। अलग अलग नक्षत्र का अलग अलग नेचर है। और हर नक्षत्र की एनर्जी भी एक अलग एनर्जी है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि कुछ नक्षत्र हैं जो थोड़े सॉफ्ट हैं, कुछ नक्षत्र हैं जो थोड़े हार्श हैं। अलग अलग नक्षत्र की अलग अलग तरह की एनर्जी है। एंड वी विल टॉक अबाउट इट जब हम नक्षत्रों को डिस्कस करेंगे एक बार। बट फॉर नाउ आपको ये नक्षत्र स्कीम पता होनी चाहिए और इनके रूलर्स पता होने चाहिए ताकि आप दशा कैलकुलेट कर पाए। चंद्रमा का नक्षत्र आपने आइडेंटिफाई करना है अगर, तो
एक और भी मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ उसको आइडेंटिफाई करने का। ताकि आप हॉरोस्कोप देखते देखते ही समझ जाएं कि आदमी को कौन से प्लैनेट की दशा आई होगी। जो 159 साइंस हैं उनके अंदर जो नक्षत्र आते हैं, मतलब एरीज, लियो एंड सैगिटेरियस, इनके अंदर नक्षत्र सेम है और हर नक्षत्र के 4 पार्ट हैं या 4 पद हैं और एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो केतु के तीनों नक्षत्र और चारों पद एरीज, लियो और सैगिटेरियस में। तो स्टार्टिंग की 13 डिग्री 20 मिनट 0 to 13 डिग्री 20 मिनट्स इन एरीज, लियो एंड सैगिटेरियस इज रूल्ड बाय केतु। फ्रॉम 13 डिग्री 20 मिनट्स to 16 डिग्री 40 मिनट्स, sorry, no, 26 डिग्री 40 मिनट्स इज रूल्ड बाय वीनस इन 159 साइंस, मतलब एरीज में, लियो में और सैगिटेरियस में। अगर कोई प्लैनेट 13 डिग्री से लेके 26 डिग्री तक है तो वो, या चंद्रमा फॉर दैट मैटर, अगर 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक है तो वो वीनस के नक्षत्र में होगा। एंड फ्रॉम 26 डिग्री 40 मिनट्स to 30 डिग्रीज इज रूल्ड बाय सन, एक पद है, एक नक्षत्र पद है। इसी तरह 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट्स, नो, नॉट 13 डिग्री, टिल 10 डिग्रीज सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ 3 पद। उसके बाद चंद्रमा के 4 पद 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट, और उसके बाद 2 पद मार्स के फ्रॉम 23 डिग्री 20 मिनट्स टू 30 डिग्रीज। 2 6 10 राशियां, इनमें नक्षत्र सेम है, टॉरस में, वर्गो में, और नॉट सेम बट ऑफ सिमिलर पैटर्न या सेम ठीक है। प्लैनेट्स रूल्ड नक्षत्र केप्रिकॉन में। फर्स्ट 6 डिग्री 40 मिनट्स तक मार्स के नक्षत्र हैं, 2 पद 3 7 11 राशियों में। उसके बाद राहु फ्रॉम 6 डिग्री 40 मिनट्स टिल 20 डिग्रीज इन जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देन 3 पद जुपिटर के फ्रॉम 20 डिग्रीज टू टिल 30 डिग्रीज। जुपिटर का एक पद टिल 3 डिग्री 20 मिनट्स 4 8 12 राशियों में है, टिल 16 डिग्री 40 मिनट्स। सैटर्न रूल कर रहा है 4 8 12 राशियों के अंदर नक्षत्र, चारों पद। उसके बाद मरकरी के नक्षत्र, चारों पद 4 8 12 राशियों में फॉल करते हैं, फ्रॉम 16 डिग्री 40 मिनट्स टू 30 डिग्रीज। तो चंद्रमा का नक्षत्र आइडेंटिफाई करने के लिए, कि अगर आपको कोई बोले कि 21 डिग्री का चंद्रमा है इन एक्वेरियस साइन, तो किसके नक्षत्र में होगा?
राहु। मैम ये 20 पे खत्म हो गया, 6 डिग्री से तो 21 20 डिग्री तो जुपिटर होगा। अच्छा। फ्रॉम 20 to 30 जुपिटर है, और जुपिटर के नक्षत्र में होगा चंद्रमा, और जुपिटर की दशा मिली होगी एट बर्थ। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एक अच्छा टूल है। अब हमको दशा कैसे मिल रही है? आपने देखा कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक स्पैन है। मून कितने डिग्री पे है इन अ पर्टिकुलर नक्षत्र? तो लेट्स से अगर ये वीनस के नक्षत्र में है चंद्रमा, और जैसे मैंने बोला कि 6 डिग्री 40 मिनट पे है, जस्ट फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, 6 डिग्री 40 मिनट पे है, तो वीनस की क्योंकि दशा 20 की है, 20 ईयर्स की है, सॉरी, तो आप अगर देखेंगे कि कितनी दशा इसको मिलेगी, इसको 10। 10 साल की दशा दशा मिलेगी। इट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्टेंस मून हैज ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर नक्षत्र। तो अगर ये 13 डिग्री 10 मिनट पे है, अगर 13 डिग्री 10 मिनट पे है चंद्रमा, तो आदमी वीनस की दशा में पैदा हुआ है, बट देन उसको जो दशा मिलेगी वो बहुत थोड़ी सी मिलेगी, 1-2 महीने की दशा मिलेगी, या 2-3 महीने की दशा मिलेगी, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं इसमें। ठीक। हाँ जी। दशा की कैलकुलेशन का आपको एक आइडिया आ गया है कि इसी तरह अगर केतु का नक्षत्र है, तो केतु के नक्षत्र में 7 साल की केतु की दशा मिलती है। तो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट्स 7 साल की दशा है। चंद्रमा जितना, अगर चंद्रमा 0 डिग्री 1 मिनट पे है, तो पूरे 7 साल की दशा मिलेगी एट बर्थ। नहीं, अगर आधे में है तो मान लीजिए 3.5 साल की, हम्म। और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो 13 डिग्री 20 मिनट है, इसको आपको 7 साल के प्रोपोर्शन में लेना है। जब हम प्लैनेट्स की अंतर्दशा की बात करते हैं, तो अंतर्दशा भी उसी प्रोपोर्शन में मिलती है जो प्रोपोर्शन उनको महादशा स्कीम में मिली है। तो अगर वीनस जो है 20 साल का पीरियड गवर्न करता है, विच इज 1/6 ऑफ 120 ईयर्स, हर महादशा के अंदर वीनस की जो अंतर्दशा है वो इसी प्रोपोर्शन में काम करती है, जो 120 ईयर्स के अंदर इसको जितना पोर्शन मिला है। जैसे केतु को 120 ईयर्स के अंदर 7 साल मिला है, तो सिमिलर प्रोपोर्शन के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं द अंतर्दशा पीरियड ऑफ द प्लैनेट। तो वीनस हर महादशा में 1/6 पीरियड रूल करेगा। तो अगर मान लीजिए 7 साल की दशा है किसी प्लैनेट की, जैसे कि केतु की, तो इसका 1/6 पीरियड जो है, या आप बोल सकते हैं कि करीब 1.25 साल या 1 साल 2 महीने जो है वीनस रूल करेगा। और 120 ईयर्स में अगर सूर्य को तो सबसे कम पीरियड मिला है, 6 साल, इन द सेम प्रोपोर्शन सूर्य भी जो है वो सबसे कम पीरियड रूल करेगा। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। सब पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए। ऑन 124 पेज। ए
डिवाइडेड बाय 120 इंटू बी। ए, यहाँ पे हम महादशा के पीरियड को ले रहे हैं, और बी किसको ले रहे हैं? अंतरदशा के पीरियड को। तो अगर वीनस में केतु की दशा है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20, 120 इंटू 7। तो वीनस की दशा में केतु की दशा कितनी आएगी? 140 बाय 1 पॉइंट समथिंग। करिएगा, कैलकुलेट करिए। 7 divided by 6. 1.16। नाउ अगर बड़ी दशा आप कैलकुलेट करने की एक बार देखोगे कि राहु के अंदर वीनस की दशा आप कैलकुलेट करो, तो राहु की दशा कितने साल की? 18 साल की। सर 3 आएगा। कैलकुलेट करके देखिए एक बारी, कोई बात नहीं। तो राहु की दशा, और आप नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जो है ना, वो आप उसको 360 ही कंसिडर करो, तो आपको कैलकुलेशन इजी आएगी। दर्पण जी करिए कैलकुलेट। 3 आंसर है। है 3 years। 3 इयर्स। 3 इयर्स। इसी तरह जब आप प्रत्यंतर दशा कैलकुलेट करते हैं तो प्रत्यंतर दशा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दिख रहा है आपको पेज 127 पे, कि एक दशा के अंदर, महादशा के अंदर अंतरदशा, और उसके बाद प्रत्यंतर दशा। इसका भी सीक्वेंस सेम ही है। तो अगर 2 साल की अंतरदशा है और 2 साल की अंतरदशा में अगर वीनस की प्रत्यंतर दशा है, तो इस 2 साल का जो 1/6 पीरियड है ना, वो वीनस ही रूल करने वाला है। हम्म। समझ रहे हैं? तो सेम प्रोपोर्शन मिला है। तो अगर MD अपॉन 120 इंटू AD 120 इंटू PD, तो ऐसे प्रत्यंतर दशा का पीरियड कैलकुलेट हो रहा है। हम्म। तो कौन से पीरियड में कितनी दशा किस प्लैनेट की आएगी, वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आए आप उसको 12 से इंटू कर लें फॉर मंथ्स, एंड देन 30 से इंटू कर लें फॉर ईयर्स। दशा मिलती कैसे है ये हमको समझ में आ गया। यस सर। दशा के ऊपर आगे हम फिर नेक्स्ट वीक बात करते हैं। सर एक क्विक क्वेश्चन है। जैसे हम लोग ने महादशा और प्रत्यंतर दशा अंतरदशा पढ़ रहे हैं, एक मंथली दशा भी होती है एस्ट्रोसेज के अंदर ही। उसमें होता है हर साल तुम्हारी एक नई कुंडली बनती है तुम्हारे बर्थडे के दिन, और पूरा साल कैसे चलेगा उसमें एक मुथना करके एक वर्ड आता है, वो भी ऐसा कुछ मुंथन। बोलता है। आई डोंट नो। मुथन वो मुंथन। बोलता है कि मुंथन इस साल जैसे हर मंथ होता है कि इस बार मरकरी आपके 8th हाउस में है, 5th हाउस तो में, 6th हाउस वो में। वार्षिक कुंडली बना रहा है आपकी। जी। वार्षिक कुंडली, देखिए क्या है कि अलग अलग तरह के सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो एक एनुअल हॉरोस्कोप जो हम बना रहे हैं, कि हर हम्म। साल का आपका एक हॉरोस्कोप बनेगा। तो आपके जन्म तिथि के अकॉर्डिंगली इस साल जो सेम चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन है, हम्म। वो इस साल आपका जन्मदिन हो गया कॉस्मिकली। जी। अभी तो आप जी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। जी। एक डेट आपने मान लिया, लेकिन आपने देखा कि हिंदू फेस्टिवल सारे कैसे चलते हैं? तिथियों पे हाँ। हिंदी कैलेंडर विक्रम या संवत के इंडियन हिसाब से। कैलेंडर बेस्ड। उसमें हम बेसिकली क्या ले रहे हैं?
उसमें हम सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन ले रहे हैं और ठीक। सेम कॉस्मिक अलाइनमेंट पे एक, क्योंकि देखिए ये जो कैलेंडर है आपका वो तो कन्वीनियंस बेस्ड है, हम्म, लेकिन जो ये ह- हम जो ज्योतिष कैलेंडर की जो बात कर रहे हैं वो कॉस्मिक अलाइनमेंट बेस्ड है। तो ठीक। सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन को मेजरली देखा जाता है एवरी ईयर, और इसी तरह सारे आप फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, चाहे रामनवमी है तो वो एक पर्टिकुलर मंथ में ऑन अ पर्टिकुलर लूनर डे फॉल करता है। ठीक है, जैसे कार्तिक मास में अ पर्टिकुलर डे कॉल्ड अमावस्या, तो कार्तिक जी। मास के अमावस्या का दिन आपने बोला कि स्पेशल है। जी। अब आपको लगा कॉस्मिकली स्पेशल है तो आपने उसी दिन को सेलिब्रेट किया कॉस्मिकली। तो हम इंडियन सिस्टम में या हिंदू वैदिक सिस्टम में या ज्योतिष सिस्टम में आप सेम अलाइनमेंट उठाते हैं इन द नेक्स्ट ईयर टू मेक अ हॉरोस्कोप फॉर दैट ईयर, तो उसको हम बोलेंगे हम्म, एनुअल हॉरोस्कोप आपका। हम्म, बेसिकली आप उठा क्या रहे हैं, आप उस दिन का ट्रांजिट उठा रहे हैं कि उस दिन प्लैनेट्स की ठीक। क्या पोजीशन थी ऑन द सेम टाइम। अब वो एनुअल हॉरोस्कोप वो मैं आपको ना उसमें जगन्नाथ होरा में दिखाता हूँ। जगन्नाथ होरा में हम्म, थोड़ा सा आपको कन्वीनियंटली दिख जाएगा, उसके अंदर वो सारा कुछ कैलकुलेट करके दिखा देता है। तो जगन्नाथ होरा आप वो फ्री सॉफ्टवेयर है, आप पीसी पे डाउनलोड कर सकते हैं, विल शो इट टू यू। तो उसमें भी ओके। अलग अलग तरह की रिसर्च है। उसके अंदर एक है तिथि प्रवेश, वर्ष प्रवेश जिसको बोलते हैं, या तिथि प्रवेश वो, और एक है सिस्टम ताजिक। तो ताजिक सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल है क्योंकि उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो ऐसे फारसी वर्ड्स की हैं, तो हो सकता है कि कहीं मिडिल ईस्ट में उस पर रिसर्च हुई हो या इंडिया में उस समय उस पर रिसर्च हुई हो जिस समय यहाँ पे फारसी बोली जाती थी, हम्म, या इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी ड्यूरिंग द मुगल ईरा और समटाइम्स इन दैट टाइम जोन। और जो तिथि प्रवेश है वो तिथि प्रवेश के अंदर वो अलग तरह की रिसर्च है। तो दोनों एनुअल हॉरोस्कोप्स हैं, कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली एक उसमें भी आप सेम फॉर्मूला अगर लगा के चलोगे ना, उसकी दशाएं हैं, ऑल दो पूरे साल में एक अलग अलग पीरियड रूल कर रहा है अलग अलग टाइम पीरियड को। तो तिथि हम्म, प्रवेश और ताजिक दो सिस्टम है जो पॉपुलरली नोन है फॉर एनुअल हॉरोस्कोप मेकिंग, कि ये साल आपके लिए कैसे जाने वाला है। हम्म। एक मतलब कोर्स का तो पार्ट नहीं है, बट देन वील टेक एन ओवरव्यू, कोई ऐसी बात नहीं है, एक बार ओवरव्यू ले लेंगे उसका अपना। But I think I got my answer because I was getting confused. If you look at that software on on this software, it says कि वो specifically, for example, मेरा बर्थडे अगर 26 अप्रैल को आता है, वो 26 अप्रैल से ही साइकिल को स्टार्ट करता है। हम्म। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि 26 अप्रैल को तो जो भी प्लैनेट्स होंगे तो सबके लिए सेम ही होंगे इस साल। तो जिस साल मैं पैदा हुआ था उसके बाद छोड़ते हैं, लेकिन उस साल तो सबके लिए सेम ही नहीं वो नहीं, वो उस दिन का मतलब साइकिल ट्रांजिट रहना चाहिए। लेके आपका हॉरोस्कोप बनाता है। अब मैं समझ गया सर, वो हिंदी की तिथि के लिए ले रहा है। अगर मैं द्वादशी के दिन पैदा हुआ तो द्वादशी का लेगा। बट वो करेक्ट। फिर भी शो 26 से करता है, ना कि उस द्वादशी से, मतलब उसकी साइकिल हाँ हाँ वो हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ग्रेगोरियन कि के ये अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग कंफ्यूज है। कर रहा था। मैं आपको हाँ, वो कंफ्यूज कर रहा था। जगन्नाथ होरा में एक बार दिखाता हूँ, ठीक है सर। तो वो इट विल मेक मोर सेंस। लेकिन आपको एक ओके। आइडिया लग जाता है कि ये साल कैसे जाने वाला हाँ है, जी, हाँ जी। कि इस हाँ साल जी। में कुछ राजयोग बन रहे हैं क्या, हम्म। तो कुछ ठीक होने वाला है कि नहीं होने वाला है। एंड नहीं सर, मैंने आप प्रीवियस महादशा ईयर वेब से देख लिया। दैट इज लाइक प्रीवियस वेरी ईयर का मच देख सकते एप्लीकेबल। हैं। बट ये ईयरली वाले का पता नहीं, इतना कुछ चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो डिस्कस कर लेंगे एक बार जी ओवरव्यू सर। लेते हैं उसका भी। जरूर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर।